मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हम मौजूद है भिवंडी शहर के अंदर स्वास्तिक ढाबे के पास। मुमरा शहर के अंदर एक ही को लक़ब मिला है बिंदास बोल में, वो है राजू अंसारी जी। राजू अंसारी जी, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर आज़ादी मनाने वाले हैं और राष्ट्रवादी के कितने कार्यकर्ता अब अजीत दादा पवार जो एक ऑफिस की ओपनिंग करने आए थे नजीबुल्ला के नेतृत्व और अनंत परांजपे के नेतृत्व में, किस तरह से ये माहौल बदलता हुआ देखा, क्या संदेश देंगे जनता को और क्या है जनता के मुद्दे शहर में, आप क्या संदेश देंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं जहांगीर भाई आपके इस न्यूज़ के माध्यम से हमारे पूरे इस भारतवर्ष के जो लोग हैं उन लोगों को इस आज़ादी के 77वें पर्व के ऊपर मैं दिलों से मुबारकबाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि हमारे देश में जिस तरीके से हमने आज़ादी का पर्व मनाया आज पिछले 76 सालों में, ये हमारा 77वां साल भी उसी तरीके से गुजरे। और हम ये उम्मीद करते हैं हमारे इस देश के अंदर अमन और शांति हो, लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हो, अनेकता में एकता पैदा हो, सर्वधर्म संभव पैदा हो। इसी के साथ में जो आपका दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल पे जवाब देता चलूँ मैं। 9 अगस्त को, जिस दिन हमारा अगस्त क्रांति दिवस भी मनाया जाता है, इस रोज़ हमारे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त नजीब मुल्ला साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष जो है जिला के अनंत परांजपे साहब ने एक ऑफ़िस का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे दावत दी थी अपने घर पर आने की। मैं उनके घर पर गया था और वहाँ पर हम लोगों ने साथ में खाना खाया। उनके जो मुख्य अतिथि थे माननीय श्री अजीत दादा पवार साहब, जो इस वक्त डिप्टी सीएम भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इससे पहले वो एलओपी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और बहुत ही धाकड़ नेता है। मैं सन 1990 से उन्हें जानता हूँ। सन 1990 से वो लोकसभा में और विधानसभा में तकरीबन 9 मरतबा जीत कर आ चुके हैं अब तक के, और बहुत ही नो नॉनसेंस ऑफिसर हैं। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी दिनचर्या की अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारे नेता देखे, मैंने कोई नेता ऐसा नहीं देखा जो सुबह 7 बजे उठ करके मीटिंग लेता होगा। मैंने उनको देखा है। एक मरतबा का ऐसा वाक़या हुआ है कि हम लोग निमलक में थे, हमारे राम राजे निम्बालकर साहब के यहाँ पर हम लोग एक शादी में गए हुए थे। उस शादी में हमारे जो मेज़बान थे वो राम राजे निम्बालकर साहब थे और सुबह 7 बजे अजीत दादा पवार साहब वहाँ पर आए थे और आकर के उन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि आज भी इस देश के अंदर जो नेता लोग को अक्सर लोग लेज़ी कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई वो दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं, उस माहौल के अंदर मैंने देखा कि अजीत पवार साहब सुबह 7 बजे उठ करके लोगों से मीटिंग लेते हैं। यही हाल हमारे शरद पवार साहब का रहा है कि मैंने जब भी दिल्ली में उनसे कभी मिलने की कोशिश किया, उनसे मिलने गया, तो मैंने देखा कि सुबह 9 बजे जब मैं पहुंचा तो वो 2 या 3 मीटिंग ले चुके होते थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये उनके अंदर एक फ़िक्र होती है लोगों के काम करने की, और वही अंदाज़ के अंदर वो आज जैसे उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो उसी अंदाज़ से काम करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जाने का मकसद भी यही था कि जिस तरीके से अभी हमारी महानगर पालिका डिज़ोल्व हो चुकी है, कोई नगर सेवक रह नहीं गया, सारे नगर सेवक अब माजी हो चुके हैं। अब माजी होने के बाद ये होता है कि जब हाउस ही नहीं है तो किसी को कोई बजट नहीं मिलता। सारा जो ताकत जो होती है, सारा जो बजट जो होता है वो प्रशासन के पास चला जाता है। प्रशासन इन द सेंस हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के पास चला जाता है और उनकी जो टीम होती है कार्यकारी अभियंताओं की, एएमसीज़ की, डीएमसीज़ की, एडिशनल कमिश्नर्स की, वो लोग जाकर के काम करते हैं और वो लोग अपने हिसाब से कामों को अंजाम देते हैं। तो होता ये है कि हमारा जो से है वो नहीं हो पाता, क्योंकि कोई हाउस नहीं होता है, कोई जनरल बॉडी मीटिंग्स नहीं होती है, कोई महासभा नहीं होती है। तो हम लोग हमारे मुद्दे कहीं पर भी रख नहीं सकते हैं। मगर चूँकि इलाके के लोग हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं और हम 25 साल से मैं तो मेरे घर में नगर सेवक रहे हैं, तो लोगों की एक आस रहती है हमारे से कि भाई हमारे इलाके के वाटर मीटर गटर के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो हम हमारे स्थानिक जो माजी नगर सेवक हैं उनको या उनके प्रतिनिधियों के पास जाकर के अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई हमारे पास अपना दुखड़ा लेकर के आता है, अपने आंसू लेकर के आता है और हम उनके आंसू को पोंछ सके और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सके। यही हमारी जीत होती है। और उसी चक्कर में आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से 1.25 साल के आसपास हो गए, मैं इस 1.25 सालों के अंदर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, मैं उनसे कई बार तब मिला, हमारे मुमरा के बहुत सारे मसलों को अवगत कराया और अवगत कराने के बाद उन्होंने बहुत सारा बजट दिया हमें। आपने देखा होगा पहली मरतबा जब 214 करोड़ का बजट आया था उसमें उन्होंने 7 करोड़ 19 लाख रुपया दिया। दूसरा बजट जब आया 391 करोड़ का तो उसके अंदर उन्होंने कुछ हमारे को 66 करोड़ रुपीज़ दिया। उसके बाद अभी तीसरा बजट जो आया है 65 करोड़ का, उसके अंदर उन्होंने मुमरा कौसा के लिए 27 करोड़ रुपया दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से नजीब मुल्ला साहब के से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि साहब हमारे, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है और मेरे बहुत पुराने उनके साथ भी रिलेशंस है, तो मैंने कहा कि भाई अभी अजीत दादा पवार के साथ में आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आप बरसों से उनसे जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर आऊँगा वहाँ पे तो हमारे साथ में बहुत सारे नगर सेवक भी थे साथ में और बहुत सारे इलाके के जो लोग हैं मुमरा कौसा के, जो रसूखदार लोग हैं, जो मतलब लोगों की फ़िक्र रखते हैं, वो लोग भी वहाँ पर आए थे और आकर के उन्होंने एक ही बात के हिसाब से कि साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर आज पूरे महाराष्ट्र की जो 1,10,000 करोड़ की का बजट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे प्रांत का, वो अब उनके हाथ में है। तो हम उस 1,10,000 करोड़ में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हमारे मुमरा कौसा के वासियों को भी मिलना चाहिए। मध्यवर्ती कार्यालय का ओपनिंग, हाँ जी। आपने कहा कार्यकर्ताओं की जिद होती है, जो स्थानिक नगर सेवक होते हैं, समाज सेवक होते हैं, उनकी एक जिद होती है। आपने कहा लेकिन ये कौन सी जिद है? विवियाना के सामने ही, यानी कि स्थानिक एमएलए जितेंद्र रावत के बंगले के सामने ही उन्होंने ऑफिस की ओपनिंग की। मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, मैं एक ऑफिस खोलूंगा तेरे घर के सामने। आपको एक बात बता दूं, आज हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री जितेंद्र रावत साहब, पहली मरतबा 2009 में एक इलेक्शन लड़े थे एमएलए का। उससे पहले वो एमएलसी हुआ करते, 2 टर्म के वो एमएलसी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से जानता था। 1995 में वो स्टैंडिंग अपना एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तब से मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उससे भी पहले से जानता हूँ, जब मनोज प्रधान साहब पहली मरतबा यंगेस्ट कॉर्पोरेटर चुन करके आए थे 1992 के अंदर, तो उन्हीं के साथ में हमारे सब पास आया करते थे, क्योंकि मनोज प्रधान साहब मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अक्सर मनोज प्रधान साहब मेरे घर पे या हमारे फार्म हाउस पर आया करते थे, तो उनके साथ में ये भी आया करते थे। और मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि 2009 में जब इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में ये 15,500 वोट से जीत करके हमारे यहाँ के जो स्थानीय कॉर्पोरेटर थे, जो उनके सामने शिवसेना से लड़ रहे थे, राजन कीने साहब, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं आज, वो उनके सामने अपोजिशन में वो इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्होंने उनको हरा करके 15,500 वोट से ये जीत करके आए थे। तब से लेकर के आज तक करीबन 14 साल हो गए। मुझे एक बात बताइए, इन 14 सालों के अंदर माननीय श्री जितेंद्र रावत साहब ने अपना जो जनसंपर्क कार्यालय आज तक खोला है, वो कहाँ पर खोला है? आप जितने भी उनके कार्यालय देख लीजिए, सब इलीगल बिल्डिंगों के अंदर है, सब इलीगल जगहों के ऊपर है। तो ये जो मध्यवर्ती कार्यालय खुला है ये लीगल बिल्डिंग के अंदर है भाई। अच्छा। जी, ये फ्लावर वैली की जो शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर वो खोला गया है, एक लीगल बिल्डिंग। और हम लोग लीगल काम करने वाले लोग हैं, हमको मालूम है टेक्निकलिटीज़ क्या होती है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो क्या होता है। हम डीपीएल को लेकर फॉलो करके ही हम सारे कामों को करते हैं। तो आपने देखा कि पिछले 14 सालों में उन्होंने कभी भी कोई यहाँ पर एक जनसंपर्क कार्यालय ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर वो खुद आकर के बैठते हों। आज भी मुमरा कौसा के लोगों को 14 सालों से एक लेटर भी अगर उनको लेना तो उनको थाना की उनकी ऑफिस पर जाना पड़ता था। वो स्थानिक आमदार कहाँ से हैं? कलवा और मुमरा से हैं। तो उनको एक ऑफिस मुमरा में खोलनी चाहिए थी जहाँ पर वो खुद आकर के बैठते थे, ना कि उनके कार्यकर्ता या ना कि उनके जो संगठन के लोग हैं वो बैठे। संगठन के लोग ठीक है, हम संगठन के लोग का बहुत मान और सम्मान और आदर करते हैं, मगर आमदार तो आप ही हैं। आमदार आप ही हैं। तो आमदार आप हैं तो लेटर भी हम आप ही से मांगेंगे। हमारे मुमरा कौसा की जो जनता है, आज उनको राशन कार्ड के लिए लेटर चाहिए, हॉस्पिटल के लिए लेटर चाहिए, स्कूल के लिए लेटर चाहिए, कॉलेज के लिए लेटर चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लेटर चाहिए, उत्पन्न के दाखिले जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके लिए लेटर चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसके लिए आमदार का लेटर लगता है। और उस लेटर को लेने के लिए लोगों को यहाँ से 11 किलोमीटर दूर या तो विवियाना उनके बंगले पर जाना पड़ता था, जो कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सर्कल में सही नहीं है किसी के घर पर जाकर के हम लोग राजनीतिक बात करें। घर जो है कोई प्राइवेसी वाला घर होता है, वो प्राइवेसी वाली चीज़ होती है, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। मगर मैंने देखा कि हमारे माननीय श्री आमदार साहब हमेशा अपने घर पर ही लोगों को बुला करके उनके काम करते या करवाते थे। मैं तो नहीं समझता कुछ काम उन्होंने किया। उससे क्या मैसेज जाएगा लोगों में? क्या जताना चाहते हैं? वो घर पे बुला के चाय पिलाते या फिर मेहमान नवाजी करते? कौन सी सियासत, कैसा? ऐसा है कि मैं ना ही बोलूँ तो ठीक है, जितना चुप रहूँगा उतना अच्छा उनके लिए। मैं इस महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर 1986 से सक्रिय हूँ। मैंने कई आमदार देखे, कई खासदार देखे। आज भी अगर मैं जब हमारा सेशन चल रहा होता है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आज जब विधानसभा में जाता हूँ या विधानसभा के सेशन के वक्त में जब मैं नागपुर हो या यहाँ का मानसून सत्र हो या समर सत्र हो, यहाँ पे उस सेशन में जब मैं जाता हूँ तो तकरीबन 80 आमदार ऐसे हैं जो मुझे नाम से जानते हैं, जो मुझे नाम से बुलाते हैं। और मैं उनकी काम करने की जो कार्यशैली जो होती है वो मैंने देखी है कि लोग अपने वोटरों के लिए, जो अपने इलाके के जो लोग, भले वोटर ना भी हों, मगर जो अपने इलाके के जो लोग, जो वहाँ के स्थानिक जो लोग होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के,
वो उनके लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए मशक्क़त करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं प्रशासन से, उनके लिए लड़ते हैं ऊपर के अपर लेवल के ऊपर, उनके लिए बजट लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारे जो आमदार साहब थे, आपने वो देखा होगा, लड़ते हैं विकास के लिए। हाँ, वो विकास किसका हुआ है अब तक के सभी को मालूम है कि कौन कहाँ से कौन सी बिल्डिंग में से उठ करके कौन से बंगले पर चला गया, ये सभी को मालूम है। अभी हम लोग कहीं पर विकास हम लोगों को दिखा है, विकास रोड के ऊपर 14 साल के अंदर कचरा हटा नहीं, हाँ। तनवर नगर के पास, तो शायद लोग बता रहे थे कि वही विकास है। हाँ, उसकी तो बहुत बड़ी कहानी है। पिछले 4 सालों से हमारे मुमरा कौसा का जो कचरा विभाग है उसे प्राइवेटाइज किया गया है। जहाँ हमारी महानगर पालिका उस कचरे को उठाने के लिए जो लेबर्स लगाती थी, मतलब जो हमारे कर्मचारी थे थाने महानगर पालिका के, या जो मशीनरी लगाई जाती थी, उसका खर्चा सालाना जो है वो तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब उसी को हमने डबल से भी ज़्यादा करके 15 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। आप मैं मुमरा कौसा की जनता से पूछना चाहता हूँ कि 6.5 करोड़ अच्छा था या ये 15 करोड़ अच्छा है? आज इस 15 करोड़ को देने के बाद में हमारी मंशा क्या थी कि महानगर पालिका इसको प्राइवेट कर रही है तो काम अच्छे से होंगे और बेहतरीन तरीके से होंगे, और यहाँ पे कचरा नहीं होगा, कहीं पर भी गंदगी नहीं होगी, कोई गटर नहीं भरा होगा, कोई मैनुअल कवर नहीं खुला होगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं मुमरा में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। तो ये जो 6.5 करोड़ के ऊपर का जो पैसा है किसकी जेब में गया है, ये जनता जानती है। ये पूरे मुमरा कौसा के लोग जानते हैं। मध्यवर्ती कार्यालय, राष्ट्रवादी का जो मध्यवर्ती कार्यालय खुला है जी, आनंद परांजपे के नेतृत्व में, नजीब मुल्ला के नेतृत्व में, अवार्ड साहब को क्या फर्क पड़ेगा? उनके घर के सामने वो ऑफिस खोला है, क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता? मैं फिर से एक बात बोलूँगा मैं आपको कि जो थाने की जो जनता है जी, उनको कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनसे, ना वो कभी उनके पास कोई काम मांगने गए, ना काम करवाने गए, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ से काम होना नहीं ये है। जो सारे काम देते हैं हाँ। मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब, ये किनको देते हैं और ये किनका काम रहता है? उनके ड्राइवर हैं, उनके सप्लायर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके स्कूलमेट्स हैं, वो उन लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश करते और ये हैं जो खुद के 18 साथ में। नगर चुन के आए मुमरा, उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज वही वजह है जिसकी वजह से आज सारे नगर से उनको डेजर्ट करके छोड़ के जा चुके सलीम हैं। कुरैशी ने 8 मिनट का वीडियो वायरल किया कि साहब मुझे कोई निधि नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने सुना वो सलीम कुरैशी का जी। जो उन्होंने क्या लाइव सच्चाई दिया दिखी था, आपको? उन्होंने सच बात कही है, बेबाकी से एकदम सही बात कही कि मैं कोई लिफाफा लेने के लिए आपके पास नहीं आता था या कोई काम मांगने के लिए नहीं आता था, मगर आपको जो कान में बोलने वाले जो आपके दलाल हैं, जो आपके सप्लायर हैं, वो आपको ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि जो अच्छा काम करने वाला हो। तो ठीक है, वो उनकी सोच थी और वो सही भी सोच है कहीं किस हद तक के। हकीकत भी यही है कि जब कोई आदमी जो है वो जो साइको फंड के इर्द गिर्द घिर जाता है, एक व्यू रचना हो जाती है, उसे चारों तरफ एक चक्रव्यूह रचा जाता है कि भाई आम आदमी हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, अच्छे विजन वाले लोग हैं, उनको दूर रखा जाए। और वही लोग जो 15-20 लोग थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उन्हीं को गाड़ी में आप देख सकते थे, उन्हीं को कान में बोलते हुए देख सकते थे आप, उन्हीं को उनके बंगले पे देख सकते थे पैर दबाते हुए, उन्हीं को आप देख सकते थे उनके साथ में घूमते हुए। मुमरा कौसा है, वो मुमरा घुस आते थे तो रेती बंदर उनके साथ में बैठ जाते थे, आम आदमी उनसे मिल ही नहीं सकता था। आज पूरे मुमरा कौसा में मुझे आप एक बात बताइए कि आज 14 साल का आमदार, 3 बार का आमदार, मुमरा में क्या होना चाहिए था? मुमरा में हमारा हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए था, हमारे पार्किंग प्लाजा होने चाहिए थे, हमारे हॉस्पिटल बन करके रेडी हो चुका है वो चालू हो जाना चाहिए था, हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो सही तरीके से चलना चाहिए था, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है वो सही तरीके से चलना चाहिए था, हमारे यहाँ पे जहाँ जहाँ फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है वो फ्लाईओवर्स होने चाहिए थे। तो ये काम होता है आमदार का। आमदार का काम क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स लाए और अपने इलाके के अंदर जो छोटे मोटे बड़े जो तकलीफें हैं उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करे। और एक मगर हुआ आमदार क्या? का काम है हाँ। मुमरा और कलवा के अंदर बड़े से लेके छोटे झाड़ू वाले तक आमदार जितेंद्र अवार्ड का नंबर है, डायरेक्टली वो उनसे बात करते हैं, नहीं मिल पाते आपने बोला, लेकिन उनका ये कहना है जो भी शिकायत होगी, जो भी भूमि पूजन होगा, जो भी नारियल फोड़ने होंगे, मैं आके करता हूँ। उसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? नानी के माल पे दादी का फातिया, यही होता है। जितने भी काम हुए अब तक के 90% जो काम है वो थाने महानगर पालिका ने किए, और उस 90% काम को कराने में किसी को अगर श्रेय जाता है तो वो हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों को हो जाता है। उन नगर सेवकों ने महासभा में जब माना है तभी कहीं जाके वो मंजूर हुआ है। महासभा में कोई आमदार, खासदार, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बैठ सकता है क्या? नहीं। उस महासभा में सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बैठ सकता है, चाहे वो पहली बार का नगर सेवक हो, चाहे वो 5वीं बार का नगर सेवक हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो नया नवेला हो, सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक ही अंदर बैठ करके बात कर सकता है। और ये हमारे मुमरा कौसा के नगर सेवकों को ही देन है
कि आज हमारे पास हकीम अजमल खान हॉस्पिटल बन करके तैयार है, आज हमारे पास स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तरीके का बन करके तैयार है, हमारे पास बहुत सारे यूटीडब्ल्यू के रोड्स बन करके तैयार है, हमारे यहाँ बहुत सारे आईएनडीपी जो इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत जो हमने नाले बनाए थे वो नाले बन करके तैयार है। ठीक है, पिछले 4 सालों में काम नहीं हुए, उसी वजह पैंडेमिक रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल ऐसे रहे जिसके अंदर हमारे थाने महानगर एकदम ठप सी पड़ी रही, और पूरा थाने महानगर ही क्यों पूरी दुनिया ठप सी पड़ी रही, पूरी दुनिया में आपने देखा कि एकदम स्टैंड स्टिल हो चुका था। इसकी वजह से बहुत सारे काम जो हो जाने चाहिए थे वो लेट हो गए या नहीं हो पाए हैं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आज हमारी महानगर पालिका डिसॉल्व होने के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि आमदार साहब से, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं उनसे लेकर आएँ, हमारे सीएम साहब हैं उनसे लेकर आएँ, या हमारे जो स्थानिक खासदार हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हम उनके पास भी मांग नहीं करते, उनसे भी बजट लेकर के आते हैं। तो ये हमारी मंशा है ये कि जो काम अधूरे पड़े हैं, जो कामों को करना ज़रूरी है, जिसकी प्रायोरिटीज़ है, उस काम को पूरा किया जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं अभी आप कि किसी भी डेवलप्ड नेशन, किसी भी डेवलप्ड सिटी की 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इस जमहूरियत के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर। हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए मालूम है आपको? हमें सबसे पहले चाहिए एजुकेशन एंड हेल्थ। आज हमारे पास हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बन करके रेडी है, एजुकेशन के लिए हमारे पास मुमरा कौसा में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, पूरे थाने महानगर वाले में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारे पास बन करके रेडी है। उसके अंदर कुछ काम थे, जैसे भी आपने देखा होगा मुमरा में बीच में बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमारे एक जुनैद अहमद अंसारी साहब है, वो पीछे लगे थे कि कुछ उसके अंदर काम हो जावे। उससे पहले हमारी रिदा रशीद मैडम थी, वो कुछ वहाँ पे दौरा किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहाँ जा करके प्रशासन को थोड़ा सा झिंझोड़ा और उनको वो किया है, उनको ऑन द टोज लाया कि वो काम कर सकें। मगर आपको खुशखबरी बता दूं मैं कि हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमारी तमाम स्कूलों के लिए मुमरा कौसा की बजट दे दिया था, मंजूर हो चुका है, उसका टेंडर कॉल होकर के उसका वर्क ऑर्डर आ चुका है और उसके काम चालू हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने के अंदर जो छोटे मोटे काम जो हैं बाकी हैं वो स्कूलों के पूरे हो जाएंगे। कलवा मुमरा के जो वोटर हैं वो स्थानीय एमएलए चाहते हैं और शहर की भी डिमांड है कि अब की बार स्थानिक आमदार, तो वोटर की वैल्यू क्या है और स्थानिक आमदार क्यों चाह रहे हैं वो? देखो, हर आदमी यही चाहता है कि हमारा जो आमदार है, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, वो ऐसा होना चाहिए कि हम इजीली अप्रोचेबल हो। एक बात बोलता हूँ मैं, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरीके का डिमांड होगा उसी तरीके की सप्लाई होती है। मैं स्थानिक कुछ लोगों की, कुछ चंद लोग जो हैं उनकी डिमांड की बात करता हूँ कि उनको कब अच्छा लगता है मालूम है? जब वो उनके यहाँ शादी में आ जाते हैं, उनके यहाँ खतना में आ जाते हैं, उनके यहाँ बर्थडे पार्टी पर आ जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर वो रिबन काटने आ जाते हैं, कोई केक शॉप की ओपनिंग की, किसी पान की दुकान की ओपनिंग की, किसी ढाबले की ओपनिंग की, उसमें लोग कुछ लोग खुश हो जाते हैं। तो ये डिमांड है, ये डिमांड है, वैसे वो सप्लाई कर रहा है। वो जानता है कि भाई इसी से लोग खुश हैं तो ये कर लो, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं ये मुमरा कौसा के लोगों से कहता हूँ कि जाकर के सवाल करें अपने आमदार से कि भाई आपने इस 14 साल के वक्फे के अंदर मुमरा कौसा में कितना बजट लाया आपके स्टेट गवर्नमेंट से, आपने क्या कॉन्क्रीट काम किया, जरा हमें बताइए ना। आज वो हॉस्पिटल बन रहा है, महानगर पालिका बनाई है, स्कूल जितने भी बने हुए हैं वो सब इनके आने से पहले के बने हुए, जिसे महानगर पालिका ने ही बनाया है। आज BSUP जो बेटर सर्विस फॉर अर्बन पुअर के अंदर हमने 700 फ्लैट बनाए, तकरीबन 650 फ्लैट बनाए हमने MM वैली के अंदर। किसकी देन है वो इनके आने से पहले बना हुआ है। आज हमारे पास दोस्ती रेंटल हाउसिंग के अंदर दोस्ती बिल्डर ने हमारे को 900 फ्लैट दिया है दोस्ती कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो किसकी देन है? वो MMRDA की देन है। तो आपके पास तो इतना बड़ा मित्तल ग्राउंड, तकरीबन 150 एकड़ का मित्तल ग्राउंड था, अगर आप इसको सही तरीके से प्लान कर दे तो मैं समझता हूँ वहाँ पे तकरीबन 2000 फ्लैट हमारे गरीब लोगों को, जनता को मुफ्त में मिल सकता था। और उन लोगों को मिलता था जो पैप्स हैं, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, चाहे वो नाले में बाधित हो, चाहे वो सड़क में बाधित हो, चाहे वो DP रोड पे बाधित हो, चाहे वो किसी जर्जर बिल्डिंग के अंदर बाधित हो, तो उन लोगों को वहाँ पर फ्लैट दिया जा सकता था। महाराज क्या हुआ MM वैली के अंदर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लान करके महानगर पालिका को लॉस में ढकेला गया है, हमारी गवर्नमेंट को लॉस में ढकेला गया है और बिल्डरों को फ़ायदा कराया गया है। और बिल्डरों को फ़ायदा इसलिए कराया गया है कि वहाँ से दलाली अच्छी मिलने वाली थी, वहाँ से पार्टनरशिप मिलने वाली थी कुछ परसेंट की। तो इसके लिए मैंने हमेशा आजकल मैं कुछ लोगों को मिस्टर 10% बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, वो मिस्टर 10% है। और उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा करके देख लें तो उनकी हिस्ट्री क्या है पूरा महाराष्ट्र जानता है, मुमरा नहीं पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या करते थे और किस तरीके से वो ऊपर आए हैं, किस तरीके से अपने नेता को वो खुश करते थे, सबको मालूम है। सबको मालूम है। 2 महीना पहले एक प्रोग्राम था ब्यूटिशियन का, जिसमें हाँ। सारी महिलाएं थी, हाँ मित्तल ग्राउंड के सामने। जी। वहाँ पर रिमशा करके एक लेडी है, लड़की है वो, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट टाइम इन मुमरा, ब्यूटिशियन का, सारी चीज़ें थी, सारी महिलाएं वहाँ पर, सारी बच्चियाँ, लेडीज। जी। उसमें चीफ गेस्ट 2 रुता अवार्ड मैडम
उसके बाद में एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब भी। जी। तो वो एक प्रोग्राम था, आपको पता था, तो वहाँ पर जाने के बाद में वो रिमशा बहुत खुश हो गई कि बोले इतना छोटा सा प्रोग्राम, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, हमारे स्थानिक एमएलए जितेंद्र साहब अवार्ड साहब आ गए। तो ये कैसा देखा आपने एक लेडीज़ के प्रोग्राम में, और क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरे इस देश के अंदर जनता दरबार लगाया जाता है, देखा होगा आपने? जनता दरबार जनता पहले दरबार। महानगर पालिका में भी जनता लगता दरबार था। कौन लगा सकता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं ना। जी, जी। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, जनता दरबार कौन लगा सकता है? जनता का रक्षक। जनता दरबार सिर्फ वही लगा सकता है जो लोक प्रतिनिधि हो, जो चुन कर आया हुआ हो। जी। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बीवी जनता दरबार नहीं लगा सकती जी, है, जी। या मैं नहीं लगा सकता हूँ। जो नगर सेविका है वो जनता दरबार लगा सकती है, जो एमएलए है वो जनता दरबार लगा सकता है, जो खासदार है वो लगा सकता है, या मंत्री लगा वो सकता तो लगाते थे हर साल जनता दरबार। है। तो यही तो मानसिकता है। ये तो लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कि अंधों में काना राजा। जब मुमरा कौसा के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर सियासी शऊर ही नहीं होगा तो हर एक को माई बाप बना लेंगे। अब मुमरा का हो रहा क्या था होगा? मुमरा क्या होगा? जैसा मुमरा पहले था आज भी ऐसी है, और इंशाल्लाह और तरक्की करेगा, और हमारे थ्रू ही तरक्की करेगा। हमारे मुमरा कौसा के जो 18 नगर सेवक है, तकरीबन 23 नगर सेवक है तकरीबन, शीलफाड़ा से लेकर के रेती बंदर तक है। ये 23 नगर सेवकों के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि ये लोग जब चुन करके आएंगे, जो भी चुन कर आए इसके अंदर, वो पब्लिक की, जनता के हाथ में किसको चुन करके लाओगे वापस, तो उन्हीं के हाथों से वापस मुमरा का जिस तरीके से डेवलपमेंट अब तक के हुआ है, वो डेवलपमेंट को और तेज गति दे करके हम अच्छे से अच्छा काम करवाने की कोशिश करेंगे। वो भी अपना काम करवाते हैं। स्थानीय एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब वो कहते हैं मुझे किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये क्या है, चंद लोग हैं, बोले उनसे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, बस वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये वो चला के बस मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसा है ये मामला, कौन सा है ये फ़र्क, आपको एक कौन बात देगा बताऊं ये फ़र्क? मैं आज मेरे घर में 25 साल से नगर सेवक हैं, मगर आज भी कोई एक बंदा भी अगर ये कहता है ना कि नहीं मैं राजू भाई को वोट नहीं दूंगा, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मेरी गलती पूछता हूँ उनसे कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि मुझे एक वोट से भी फ़र्क पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी जी। वोट से भी फ़र्क पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि मुमरा कौसा में जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल मैच्योर, आप नगर सेवक की बात कर रहे हैं ना, वो एमएलए हैं, वो बड़ा क्षेत्र देखते हैं, वो बड़ी सोच रखते हैं, इसलिए शायद फ़र्क नहीं पड़ता हो। हाँ, उनको पूरे मुमरा से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो यही चाहते हैं कि मुमरा को अपने जूते की नोक पर रखो हमेशा, और वही कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो उनकी जूतों की नोक के ऊपर बैठते भी हैं। कौन रोक लगाएगा? हम लगाएंगे ना रोक, इंशाल्लाह हम इस बार कोशिश करेंगे। देखो आज आपको एक बात बता दूं कि आज कलवा मुमरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 149 कलवा मुमरा, इसके अंदर तकरीबन 47% मुसलमान वोटर्स हैं। आज मुझे एक बात बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं दीवा में जाके नगर सेवक का इलेक्शन जीत सकता हूँ क्या? नहीं। मैं कलवा में जाके जीत सकता हूँ क्या? नहीं। तो उसी तरीके से हमारा मुसलमान भाई किसी हिंदू इलाके में जाकर एमएलए इलेक्शन जीत सकता है क्या? कहाँ से लड़ेगा वो? कहाँ से लड़ना चाहिए उसने? मुस्लिम इलाकों से लड़ना चाहिए। तो इससे बेहतरीन इलाका कौन सा हो सकता है जहाँ पर 47% मुसलमान वोटर हैं? और मैं चाहूँगा यहाँ पर कोई अच्छा हमारे लोकल जो भी मतलब जिसके अंदर वो काबिलियत हो, जिसके अंदर वो पैशन हो, और जिसके अंदर वो लगन हो कि वो लगन से आकर के यहाँ काम कर सके, उसको हम यहाँ लाएंगे और उसको हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो जिताना और हराना वो अल्लाह के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा बंदा हमारे यहाँ पर जीत करके आवे, और वो मुमरा कौसा में जो 14 साल का गैप हुआ है, जो 14 साल का डेवलपमेंट को खड्डे में डाला गया है, उसको वापस उभार करके मुमरा कौसा में 4 चांद लगाने की कोशिश। विक्रांत चौहान क्यों मांग रहे हैं नया महानगर पालिका दो, कलवा मुमरा में नया महानगर पालिका दो? अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विक्रांत चौहान। नहीं, ऐसा है कि थाने महानगर पालिका के अंदर कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ भी बोलना, कुछ भी होना, क्या लगता है ऑप्शन कैसा है? ऐसा है कि महानगर पालिका बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले रेवेन्यूज़ लगता है। हम कलवा मुमरा में रेवेन्यूज़ कहाँ से जनरेट कर पाएंगे? तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतना आसान नहीं है कि एक महानगर पालिका में से दूसरी महानगर पालिका का गठन करना। तो अभी वो दिल्ली बहुत दूर है, अभी और वक्त है, और आबादी बढ़ने दो, और हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन आने दो, हमारे यहाँ कोई अच्छी स्कीम्स आने दो, तब कहीं जाकर के हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, कलवा मुमरा दीवा जो है उसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग एक महानगर पालिका बना के उसके अंदर काम किया जाए। मगर उसके लिए भी वक्त है बहुत। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो स्थानिक लोग हैं मुमरा शहर के अंदर, वो ये चाह रहे हैं मुमरा शीलफाटा नवी मुंबई में आ जाएगा तो कैसा रहेगा?
नहीं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? नहीं है ना, क्योंकि महानगर पालिका उसकी अलग है, हमारी थाने महानगर पालिका अलग है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक महानगर पालिका का कुछ भाग निकाल के किसी दूसरी महानगर पालिका में डाल दिया जाए, ये सब गलत बातें, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगले आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो है, अगर थाने महानगर पालिका में आबादी और बढ़ती है तो कुछ हिस्से को अलग करके एक नई महानगर पालिका का गठन हो सकता है। मगर उसके लिए मैं कहा कि दिल्ली बहुत दूर है अभी। पूरा मुमरा अगर चाहता है कि महानगर पालिका, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, क्या है उसके ऑप्शन, क्या होते हैं, क्या मजबूरी है, क्यों नहीं होता है? नहीं हो सकता है ना, उसकी टेक्निकलिटीज़ है। तो अभी उसके डीप में मैं जाना नहीं चाहूँगा, उतना वक्त नहीं आपके पास कि उतना आप कवर कर सके। मगर बीपीएमसी एक्ट है जो हमारा 1890 में बनाया गया है, उस एक्ट के माध्यम से हमारे अंदर अभी वो काबिलियत नहीं आई है कि हम महानगर पालिका कलवा, मुमरा, दीवा को अलग कर सके। आखिरी जनता, अभी जो हमारी थाने महानगर पालिका है वो सक्षम है। 131 ही नगर सेवक हैं, कोई बहुत बड़ी महानगर पालिका नहीं बम्बई जैसी कि 228 नगर सेवक हों। तो 131 नगर सेवक हम आराम से हमारा सारे मुमरा, कौसा, कलवा, दीवा, थाना, वागले, वर्तक नगर, माझीवाड़ा, राबोड़ी, उतलसर के काम हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आखिरी संदेश वोटर को, इलेक्शन बहुत करीब, क्या है मैसेज आपकी तरफ से? किस तरह से वोटर की वैल्यू रहेगी या फिर जीरो बन जाएंगे? मैंने हमेशा से कहा है कि जब हम बाज़ार लेने जाते हैं तो हम कोई चीज़ सब्ज़ी खरीदते हैं तो सब्ज़ी खरीदने से पहले हम 4 दुकान ढूंढते हैं कि हमें अच्छी और सस्ती सब्ज़ी कहाँ मिले। हम ठोक बजा करके अपना बाज़ार लेते हैं जो सिर्फ एक ही दिन चलने वाला है या बहुत से बहुत 2 दिन चलेगा। तो जिसको हम हमारे सर पर बिठाने वाले हैं 5 साल के लिए, चाहे वो नगर सेवक की शक्ल में हो, चाहे वो आमदार की शक्ल में हो, तो हम उसको ठोक बजा के क्यों नहीं देखते हैं? हम क्यों नहीं देखते हैं कि हमारा जो आमदार है या हमारा जो नगर सेवक है वो सक्षम है या नहीं है, उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है, वो सबको ले करके चल सकता है या नहीं चल सकता है, उसके अंदर अदल का मादा है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पर रखनी चाहिए। हमारे जो वोटर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा सियासी शऊर आना चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए और वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हिसाब से अपने नगर सेवक को, अपने आमदार को चुनना चाहिए। मुमरा की जनता किसको वोट दे और वो वोट कहाँ जाएगा? मैं किसी का ठेका तो नहीं लिया, मैं किस बोलूँ कि नहीं फलाने को ही वोट दो। मैं इतना ही कहूँगा, जितने आपके सामने इलेक्शन लड़ने जब आएंगे तो उन जैसे कहीं पर 9 फॉर्म भरे जाते हैं, कहीं 12 फॉर्म भरे जाते हैं, कहीं 4 ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट आपके सामने होंगे उसमें जितने जो कैंडिडेट होंगे उनमें से ठोक बजा के जो सबसे अच्छा होगा उसी को वोट देने की कोशिश। सौदा तो बहुत अच्छे तरीके से होता है, किसी का पानी का बिल भर दिया जाता है सोसाइटी में, किसी का मेंटेनेंस वगैरह करा दिया जाता है, तो उनको क्या संदेश देंगे? इस बार करना चाहिए या फिर ठोक बजा के वोट करें? मैं ये समझता हूँ कि ये सब जो बातें जो की जाती हैं, मैं तो 25 साल से देख ही रहा हूँ इस बातों को कि लोग आते हैं हमारे पास, भाई हमारे को मोटर लगा दो, हमारे इधर लादी लगा दो, हमारी बिल्डिंग में छत डाल दो, हमारी बिल्डिंग के अंदर टैक्स भर दो, पानी का बिल क्लियर कर दो, ये सब बोलते हैं लोग। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जब आप किसी भी कैंडिडेट के पास से उतना पैसा अगर वो खर्चा करवाओगे, वो पैसा कहाँ से वसूलेगा मालूम है? आप ही की जेब से वसूलेगा। आप ही का जो हक का पैसा है उसी को खा करके वसूलने वाला है। तो मेहरबानी करके ये काम ना करें कोई भी। बहुत कम लोग करते हैं। मुमरा कौसा के अंदर ये हिस्ट्री रही हमेशा से कि हमेशा तो पैसे वाला हारा और गरीब जीता है। आप मुमताज़ कुरैशी मैडम को देख सकते हैं, आप असलम अंसारी साहब को देख सकते हैं, आप मेरी वालदा के वक्त के इलेक्शन में या मेरे भाभी के वक्त के इलेक्शन में देख सकते हैं आप कि हमने बड़े बड़े पैसे वालों को हराया। तो मुमरा में पैसा देख करके वोट नहीं दिया जाता है। फिर मैं ये कहूँगा कि मुमरा कौसा के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ही सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं। कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ चंद लोगों के अंदर है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी तो मुमरा कौसा और अच्छे से पनप जाएगा। तो ये थे राजू अंसारी जी बिंदास बोल में। आज बेबाकी से उन्होंने फिर बात की है और इलेक्शन बहुत करीब, वोटर को दिया संदेश। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे न्यूज़ FK।